राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। जूम पर आना अपनी क्लास में। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। सत्संग की क्लास आती है, सत्संग की क्लास आती है, सत्संग की बोलता है सत्संग नहीं सुनाते नहीं। सुरेशी बेन, आप अपना म्यूट करिए, सभी अपना म्यूट कर लीजिएगा एक बार।
भारत बोलो फिर भरा मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी।
आवाज आ रही है दीदी? हाँ दीदी। जी भाई जी। हाँ जी। हाँ जी। ओम आप सभी का ब्रह्मा कुमारी की तरफ से भारत देश में इसमें मेरा योगदान की इस नई कड़ी हृदय की गहराइयों से सभी का जो भी जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं चाहे यूट्यूब के माध्यम से हम सबके साथ जुड़े हुए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। भारत देश की महिमा तो क्या कहते हैं कि सारा विश्व गायन करता है और मुझे तो स्वयं इस बात का गर्व है कि मैं इस भारत में जन्म लिया है। और अब जो कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही मैथिली शरण गुप्त की जो भारत महिमा के लिए या देश की महिमा की गाई हुई है बोली हुई है कि भरा नहीं जो भावों से बहतिस में रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है वो जिसमें देश का प्यार नहीं। ये पंक्तियां बोलते बोलते अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत देश की महिमा कैसे कौन ने की है और देवभूमि जो है हमारी भारत गाई है। और ये अंक को जो हर शनिवार को आयोजन होते हैं कैसे हम योगदान दे सकते हैं भारत को फिर स्वर्णिम फिर महान बनेंगे। भारत अब महान है कहीं ना कहीं इसका की होते होते आज हम दशा। तो आज हमारे साथ दो महान हस्तियां जुड़ी हुई हैं, ब्रह्मा हमारी रीमा दीदी और में हमारी अमरा दीदी। इनका पहले भी एक बार सेशन हो गया, बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग हम सबके लिए और दिशा निर्देशक साबित हुआ ऐसा सेशन था। और साथ में पूर्णिमा बहन हमें पहले तो बताएंगे कि राजयोग या के माध्यम से या आध्यात्मिकता के माध्यम से वो हम कैसे अपने भारत को से स्वर्णिम, जैसे हम गीत सुन रहे थे कि भारत को स्वर्णिम बनाने में हम कैसे योगदान दे सकते हैं। वास्तव में देखिए कि हम कहते तो हैं कि ये सब है, ये एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज्यादा लेते हैं, लेकिन हमें ये सिखाया गया कि परिवर्तन जो वो स्ववर्तन विश्व वर्तन सकता है और भारत परिवर्तन का तो परिवर्तन स्वतः हो जाए। तो पूर्णिमा दीदी आज हम इस विषय में प्रकाश डालेंगे। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन पूर्णिमा दीदी का दे देता हूँ। पूर्णिमा दीदी पिछले 28 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और पिछले 22 वर्षों से पूर्णिमा दीदी अपना समर्पित रूप से हमारी में सेवाएं दे रही हैं। पूर्णिमा दीदी समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को आध्यात्मिकता द्वारा राजयोग के अभ्यास द्वारा में परिवर्तन लाने या नई क्रांति लाने के लिए प्रेरणाएं दे रही हैं अपनी विभिन्न सेवाओं के माध्यम से। दीदी जी ब्रह्मा कुमारी एक प्रमुख वक्ता के में जाना जाता है। सामान्य शिक्षा साथ साथ मूल्य शिक्षा एवं आध्यात्मिकता विषय पर डिप्लोमा हासिल किया हुआ है। दीदी देश के विभिन्न स्थानों भ्रमण किया हुआ है और कई स्कूलों कॉलेजेस में मल्टीनेशनल कंपनी में एनजीओज में इन कई विषयों पर अपने व्याख्यान वक्तव्य हुए हैं। इसमें से कुछ है जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग, आउट ओवर ईगो एंड एंगर, बहुत सारे विषयों पर बहुत गहन गहन चर्चाएं की हैं और इससे लाखों लोग लाभान्वित हैं और प्रभावित भी है। और एक ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर कंसर्न है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। तो दीदी जी ने उनका एक प्रोजेक्ट था हमारा टच द लाइट करे, उसके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो स्कूली छात्रों के लिए टच लाइट प्रोग्राम चला था कि कैसे बचपन से ही, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एजुकेशन में सब कुछ दिया जा, नॉलेज तो दी जा रही है लेकिन वैल्यूज किसी ना किसी तरीके से खत्म होती जा रही है, मिस होती जा रही है। तो जिसका नुकसान आज हम युवा पीढ़ी में देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। तो टच द लाइट कार्यक्रम के माध्यम से दीदी ने बहुत सारे छात्रों को नई दिशा, आध्यात्मिकता, छोटे छोटे बच्चों को कैसे उसको वैल्यूज बेस्ड लाइफ बनाई जा सकती है, प्रेरणा दी है।
और नीमा दीदी की जो सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने जो नोटिस की है कि इनकी ओजपूर्ण वाणी और मीठी जो मधुर वाणी से सहज ही वो जो श्रोताओं को अपनी मंत्रमुग्ध कर लेती है। तो मैं बहुत अधिक समय ना लेते हुए पूर्णिमा दीदी से निवेदन करूंगा, भारत स्वर्ण भारत बने और उसमें मैं कैसे योगदान दे सकता हूँ, उसमें छोटा सा मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उस पर विषय में प्रकाश डालेंगे पूर्णिमा दीदी। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? विवेक भाई जी? जी। हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज। ओम शांति सभी को। काफी समय से हम सब मेरा भारत महान, उसमें मेरा क्या योगदान यह एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हम घर बैठे बैठे इतना बिग प्रोजेक्ट हम सब कर रहे हैं, जिसमें जैसे आज इतने सारे स्पीकर्स जो सभी अपना अपना अनुभव के आधार से अपना योगदान दे रहे हैं। मैं अपने पर्सनल रूप में अगर ये बात मैं कहना चाहूँ वो ये है, सबसे पहली बात पॉजिटिविटी। हमारा जीवन एक बहुत सुंदर एक वरदान है, एक अपॉर्चुनिटी है और एक ऐसा सुंदर लाइफ जिसमें यह जो भारत देश में हम सबका जो जन्म हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी की बात है। और इस महान जो देश में हम सब रह रहे हैं और रह करके अपने अगर केवल अपने पर्सनल लाइफ के लिए अगर सोचे, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इतने महान देश में रह करके, जो इतना महान जो पहले था पूर्णिमा दीदी, श्रेष्ठाचारी दुनिया आपकी था। आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, कम आ आपकी रही है। आवाज ना बहुत कम आ रही है एक्चुअली। थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा या फिर आप थोड़ा पास में रखेंगे तो शायद। अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। ओके। ओम शांति सभी को। आज हम सभी समय निकाल करके यह जो इतने बिग प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं, इसमें बहुत ही खुशी की बात यह है कि जैसे भारत जो श्रेष्ठाचारी दुनिया पहले थी, इतना सुंदर दुनिया जहाँ पर सुख शांति समृद्धि की जो दुनिया, जहाँ पर दुख नाम का अंश भी नहीं है, और ऐसी दैवी दुनिया जहाँ पर अवगुण या विकार तो थे ही नहीं। जो दीदी आज अभी भी कम आ रही है आपकी आवाज, अभी ओके, भी कम आ रही है। अभी भी कम आ रही। एक बार दीदी मेरे ख्याल से अब आ रही अगर है? बाकी सब लोग अपना म्यूट कर लेंगे ना, आई थिंक अगर सब लोग म्यूट कर लेंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। इंटरनेट से भी लिंक्ड होता है ना ये। एक मिनट। आवाज आ रही है सभी को? अब आ रही है आवाज? हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी आ रही है। जी जी जी। ओम शांति। इतना बड़ा जो ब्रिक प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इसमें दीदी हम आपको अपना सबका वीडियो ऑन योगदान करना पड़ेगा। क्या करना आपका है? वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ है। मैंने दूसरे आईडी से ऑन किया है, आप एक बार इससे देखेंगे। इसमें भी मेरा ही नाम है, आप देखिए।
ओम शांति। अब आ रही है आवाज? कमला दीदी को मैं बताना चाहूंगी, मैंने दूसरे मोबाइल से ऑन किया है हाँ दीदी, जिसमें आप कंटिन्यू करिए, सब कुछ सेट हो गया। अच्छा, ओके। इसमें हम सबका जो योगदान है, व्यक्तिगत रूप में हम अपने आप को ही चेंज करें, हम स्वयं परिवर्तन के तरफ ध्यान दें और अपने जीवन को दैवी गुणों से भरपूर करें। क्योंकि आज हम देखते हैं भ्रष्टाचारी दुनिया पहले थी जो आज नहीं है। हर किसी से यही बात सुनने को मिलती है कि आज भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारे नेगेटिविटी। एक इंसिडेंट के साथ में एक पॉजिटिव बात को प्रेजेंट करना चाहूंगी। एक बार हम मानेसर जाने के लिए हम सब अपनी गाड़ी में बैठे ही थे। हमारे साथ में हमारे अनिल भाई जी भी थे। अनिल भाई जी ने कहा कि देखिए दीदी, कैसे ये सब कुछ यहाँ पर नाला आदि बन रहा है, इतना सारा बिखराव हुआ है, ये हमारा दिल्ली है। अनिल भाई जी और मैं जैसे आपस में चर्चा कर ही रहे थे, तो मैंने कहा अनिल भाई जी खुशी मना लीजिए क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। सभी हंसने लगे। फिर हम लोग फिर थोड़ी देर आगे बढ़ गए, फिर रास्ता वहां पर भी खराब था, बहुत कुछ वहां पर भी लाइन में जैसे ट्रैफिक भी था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो तब भी फिर चर्चा शुरू हुई, तो तब मैंने यही कहा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर बात ये सोचे तो एक मिनट, बात ये अगर सोचे, इसमें जैसे एक बात आती है कि जैसे वो जो रास्ते पे हम लोग जा रहे थे, उबड़-खाबड़ रास्ता था, उसके बारे में चिंतन चले तो हर एक व्यक्ति यही कहता है, ये पॉलिटिक्स खराब है, ये खराब है, वो खराब है। लेकिन आज हम उस भ्रष्टाचारी दुनिया के तरफ न सोचे, न उनके बारे में बोले, केवल हम ध्यान देंगे किस पर? केवल ध्यान देंगे पॉजिटिविटी पे, भ्रष्टाचारी दुनिया पर। तो इसमें मेरा योगदान ये होता है कि मैं अपने दैवी गुणों को अपने जीवन में धारण करूं। वो दैवी गुण कौन कौन से? आज दैवी गुणों की बात अगर करें, हम सबके व्हाट्सएप में सुबह से लेके रात तक इतने सारे पॉजिटिव थॉट्स हम लोग देख रहे हैं, एक दूसरों को फॉरवर्ड कर रहे हैं और भेजते ही जा रहे, भेजते ही जा रहे। हम सबके पास बहुत सारा खजाना है, लेकिन क्या हम ऐसा करें जिससे मैं भी स्वस्थ रहूं, मैं भी शक्तिशाली बनूं? तो मैं अगर बदलूं तो सारा विश्व बदलेगा। मेरा भारत पहले भी महान था, पुनः वो महान बन ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो व्यवहार है, उस व्यवहार के आधार से मैं चेंज कर ही सकती हूँ। तो आज हम इस बात पे थोड़ा सा अलर्टनेस देखेंगे कि मैं अपने आप के लिए अवेयर रहूं। किस बात पे अवेयर? मैं अपने बोल पे, मैं अपने व्यवहार पे, मैं अपने विचारों पर। जैसे कि विचार, सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पर कई बार बोल भी नहीं पहुंचते हैं, वहां पर विचार पहुंच जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कई बार किसी व्यक्ति के प्रति हम बोलेंगे नहीं, लेकिन बहुत कुछ उनके बारे में सोच लिए, ये व्यक्ति तो बहुत खराब है, ये बहुत ही झूठा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। उनके बारे में सोचने की देरी है, क्या हो जाता है, उनको वो वाइब्रेशंस पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी, अगर आप मन में बहुत ही शुभ भावनाओं के आधार से अगर बच्चों को भी वाइब्रेशंस देते हैं, दो तीन जो मीठी बोली भी अगर उनको बोल देते हैं, तो बच्चा तुरंत ही आपकी गोद में भी आ जाता है। वाइब्रेशंस बहुत मायने रखते हैं। तो क्यों ना हम सब इस बात पे आज एक संकल्प भी लें, जिसमें पॉजिटिव हम किस किस के लिए रखें। अपने आप के लिए भी पॉजिटिव, समाज के लिए पॉजिटिव, परिवार के एक एक सदस्य के लिए भी पॉजिटिव और सारे विश्व के लिए। और प्रकृति, प्रकृति जैसे प्रकृति माँ ने हम सबको जो जो दिया है, पांचों तत्वों से बना हुआ जो ये शरीर है और जिसके अंदर मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये भी हम सब जानते हैं। और प्रकृति के माध्यम से हमने जो भी कुछ पाया है, उन सबके लिए, प्रकृति के लिए पॉजिटिविटी का भावार्थ यहाँ ये है, या हम ब्लेसिंग्स देंगे। सबके सबसे पहले अपने आप को ब्लेसिंग देंगे कि हाँ, कोई भी कार्य हो, इस कार्य को मैं कर सकती हूँ, अपने आप के लिए पॉजिटिव। उसके साथ परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी चलिए आज से हम एक संकल्प लेते हैं कि जितने भी, जो भी, जैसे भी खराब हो, उन सब के लिए हम ब्लेसिंग देंगे। आज ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े ही दिन के बाद ये भी
बदल जाएगा, ये व्यक्ति भी परिवर्तन हो जाएगा, यह भी बदल जाएगा। बार बार हम ब्लेसिंग्स देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद समाज, समाज के लिए भी हम सोचेंगे, ये समाज जो आज ऐसा दिख रहा है ये भी परिवर्तन हो ही जाएगा। जितना हो सके हम हर बोल में, हर व्यवहार में हम रखेंगे पॉजिटिविटी। फिर बात आती है प्रकृति को ब्लेसिंग्स देना, अर्थात 5 एलिमेंट्स को हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने उनको ना शुक्रिया कहा है, ना ही हमने उनको ब्लेसिंग्स दी है। ठीक है, कई बार हम शुक्रिया, कई बार हमारा काम समय पर हो जाता है तो हम कह देते, लेकिन जो ब्लेसिंग्स देने की बात है, प्रकृति के ये पांचों ही तत्व पवित्रमय बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए, या इतना जो सुख शांति से भरपूर हो जाए, उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। आज हम ऐसा कुछ सोचेंगे, आज हम कुछ ऐसा संकल्प लेंगे, प्रैक्टिकल में संकल्प लेंगे। बैठे हैं आप सभी अपने अपने घर में, कोई अभी भी, कोई ऑफिस से आ रहे होंगे, कोई अपने घर के किचन को समेट करके आ रहे होंगे, या फिर कई अपने कर्म क्षेत्र में हैं, वहां से वो लोग फ्री हो रहे होंगे, कुछ लोग तो फ्री होके बैठे हैं। तो चलिए कुछ संकल्प करते हैं आज के दिन। कौन से वो संकल्प? अपने आप के लिए भी हम ब्लेसिंग देंगे, और समस्त विश्व के लिए, प्रकृति के लिए यही ब्लेसिंग रहेगा। समस्त विश्व जो है शांतमय और सुखमय बनता है। 1 मिनट, केवल हम लोग जब एक बार सोच लेते हैं, 1 मिनट में जब हम सोच लेते हैं, सोचने की देरी है, प्रकम्पन फैल जाते हैं। जिस प्रकार मैं आज अगर आपको पूछूं, किसी को भी पूछूं कि बताइए वो पल कौन सा था जिसमें आप बेहद खुश थे, तो तुरंत आपका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ होगा, और उसी खुशी के लहर के साथ आप उस बात को बताएं। अगर मैंने पूछा कौन सी ऐसी घड़ी थी जिसमें आप बेहद दुखी थे, तो तुरंत ही आप क्या बताएंगे? बताते हो, बताते कोई ऐसे भी होंगे उनके आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। तो देखिए, हम जो भी कुछ सोचते हैं उसका जो प्रभाव वातावरण में फैलता ही है, तो क्यों ना हम अच्छा सोच। तो अब बात आती है कि ब्लेसिंग तो हम दे रहे हैं, अब बात आती है शुक्रिया। हम शुक्रिया किस किस को कहें? हम अपने आप को भी शुक्रिया, अपने परिवार के सभी जनों को, प्रकृति को भी, सबसे पहले परमात्मा पिता। अब आप कहेंगे स्पिरिचुअलिटी के जितने भी जो दीदियां हैं या फिर जो भी जुड़े हुए भाई बहन हैं, सब लोग घूम फिर करके परमात्मा शक्ति के पास ही पहुंचते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि परमात्मा है ही एक पॉजिटिव एनर्जी। हम सबका जो मंजिल है वही है। तो अब बात आती है कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसका शुरुआत कैसे होना है, वो इस तरीके से है कि कोई भी कार्य हम करेंगे, जैसे अगर मुझे चौथे मंजिल पर जाना है, तो मैं क्या करूंगी? आज मैं अपने घर की जो सीढ़ी है वहां से अगर चढ़ रही हूँ, तो पहला कदम मुझे रखना पड़ेगा। पहला कदम, पहला जो पहड़ी है उसका जो इंच है वो 7 इंच का है। तो 7 इंच का जो पहड़ी है, पहला कदम मैंने रखा, दूसरा कदम रखा, तीसरा कदम रखा। तो जब हम रखते चले जाएंगे, तो तब हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे। ऐसे आज पहला कदम यही है कि जैसे आज हमने ब्लेसिंग की बात की है, दूसरी बात है शुक्रिया। इन दोनों ही बातों को हम अपने जीवन में इस तरीके से, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर में, माइंड रूपी सॉफ्टवेयर में हम सेट कर लेंगे कि भोजन कर रहे हैं तो भी हम भगवान को शुक्र अदा करेंगे, हे प्रभु आपने मुझे पूरा थाली भर के जो भोजन दिया है, ये अन्नदाता आपने भोजन दिया है, आपका दिल से शुक्र अदा करते हैं। और भोजन को भी बड़े प्यार से, खुशी के साथ हम स्वीकार करेंगे, महाप्रसाद। वैसे तो कर्म तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उस कर्म के अंदर एक एडिशन करना होगा। वो एडिशन क्या है? वो एडिशन ये है, उसके अंदर पॉजिटिव। अब बात आती है कि मेडिटेशन किस विधि से हम सबको बहुत ज्यादा मदद करता है। उसमें दो मुख्य बातें, वो है, पहला है, जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारे जीवन के अंदर जितने भी, जैसे कई बार हम कहते हैं कि कौन सी ऐसी बात थी, कौन सा ऐसा कर्म था मेरा जिसके कारण आज ये काम बनते बनते बिगड़ गया। कई बार हम ये भी कहते हैं कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण ये काम बनने वाला नहीं था, आज किसकी दुआ लग गई, ये काम बन गया। तो भाव यही है कहना कि आज कर्मा फिलोसफी भी बहुत कुछ काम कर रहा है, तो क्यों ना हम इस मेडिटेशन के माध्यम से इस पे थोड़ा सा फोकस करें
तो हमारे जो पिछले कई जन्मों के जो विकर्म हैं वो सारे के सारे नाश हो जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो दूसरी बात, जो भविष्य में आने वाली जो परिस्थिति है वो कोई कम नहीं होने वाले। चलो हमने मेडिटेशन कर लिया, चमत्कार हो गया, सारी परिस्थितियां बंद हो गई, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन परिस्थितियां तो अपने समय पर आएंगे ही। लेकिन उन परिस्थितियों के लिए हम सशक्त बन जाएंगे। हम जैसे कि हनुमान बन जाएंगे। या हनुमान का मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि शत्रु जब सामने आ जाते थे हनुमान के अपने जो स्वरूप था उसको वो बड़ा बना देते थे। ऐसे ही हमें अपने मन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अपना जो मन बहुत ही बच्चे के समान, बहुत ही कोमल भी है, छोटा भी है और बहुत ही चंचल भी। लेकिन एक बार इसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। वो संसार में ऐसा सेट हो जाएगा, हम न चाहते हुए भी उस अच्छाई की दिशा में ही हम चलते चले ऐसे चलेंगे जैसे एक ट्रैक हो और उसमें हम चलते चले। तो इसलिए भावार्थ यही है कि जैसे ये जो समय है, इस समय के अंदर ये समय बहुत ही बलवान है। और ये समय जो बीत जाएगा ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम ये जो काल चक्र जो घूम रहा है और इस कलयुग के अंदर हम सब पहुंचे हुए हैं, और हम देखते हैं कि भारत जो इतना श्रेष्ठ था, ऊंच था, और ऐसा जो दैवी स्वराज्य जो था हमारे पास, लेकिन पुनः जो ये इस समय पर हम देख रहे हैं कि इतना सब कुछ जो अ, बिल्कुल ही अशुद्धता जो फैली हुई है, पुनः इसके बाद एक ऐसे दैवी स्वराज्य का आना निश्चित है। तो उसके लिए इस समय पर वर्तमान में उन डिवाइननेस को, डिवाइन क्वालिटीज को अपने जीवन के अंदर धारण करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए इन सभी बातों को कहते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ विराम दूंगी। लेकिन शुभ संकल्प हम लेकर के इसको क्लास को आज का यहाँ पर मैं संपन्न करना चाहूंगी। वो एक संकल्प ही है। पहला संकल्प है ब्लेसिंग देना। अभी जो हमने सुना और समझा, जो मैं करती हूँ उतना ही मैंने आज आप लोगों के समक्ष रखा है। और दूसरी बात, हर बात में शुक्रिया, हर बात में शुक्रिया। जो कार्य या जो कार्य होना था वो हुआ, उसके लिए भी शुक्रिया। जो काम नहीं हुआ उसके लिए भी शुक्रिया। शायद हो सकता है इससे भी बहुत अच्छा होने वाला होगा। जो हमारे भाग्य में हमें मिला हुआ है उसके लिए भी शुक्रिया। जो हमारे भाग्य में, या फिर हमें जो नहीं मिला, जो चीज हमें नहीं मिला है उसके लिए भी शुक्रिया। शायद भगवान कुछ ऐसा कुछ हमें सिखाना चाहते हैं कि बच्चे तुम्हें और भी प्रबल बनना होगा। इसलिए हर बात को कल्याण समझ करके जब हम चलते हैं, बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे तो हर मोड पे हम सतर्क भी रहेंगे और पार भी कर पाएंगे इस पेपर को, और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओम शांति। आगे भी हमारे स्पीकर थे, इसके बाद लास्ट में हम मेडिटेशन भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हम के पहले पूर्णिमा दीदी का बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कम शब्दों में इतना कुछ भंडार दिया है। और मैं आशा करूँ कि हम चीज जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, शुक्रिया शुक्रिया। समाज का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया। हर एक सदस्य के अंदर हमने अच्छा देखना है, अच्छाई देखना, पॉजिटिविटी को धारण करना है। चाहे वो मैं स्वयं हूँ, चाहे मेरे घर के सदस्य हों, चाहे ऑफिस के कोलीग हों। ये चीज मैं अपने लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऑफिस के कोलीग्स के लिए। और चाहे वो समाज हो, चाहे वो विश्व हो, हम भी कभी पॉजिटिव दृष्टिकोण रखेंगे। और साथ ही साथ प्रकृति को विशेष रूप से शुक्रिया कहेंगे। और मेडिटेशन के मदद से जो आपने बहुत ही सुंदर बोला कि हम अपने विकर्मों को भी भस्म कर सकते हैं। साथ में हनुमान जी को तो अभी तक हम पूछते थे, आपने तो हनुमान जी बनने पर दिखा दिया है कि हम स्वयं हनुमान के सामने। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से एक कॉन्ट्रिब्यूशन संकल्प है। आपने संकल्प वाइब्रेशन है चीज है ये डे टू लाइफ में यूज है कि संख्या और वाइब्रेशन फैलना। तो इसको फिर अंडरलाइन करेंगे अपने के दिन में। और अब हम चलते हैं इस कड़ी की
पार्ट की हमारे साथ हमारी अंबिका पंडित जी जुड़ी हुई हैं। कई होंगे, वैसे हमने इनकी पिछला सेशन सुना था और हो सकता है कई लोग नए आज जुड़े हों जिन्होंने पिछला बहन जी का सेशन ना सुना हो। तो मैं थोड़ा सा फिर डीप में इंट्रोडक्शन दे दूंगा हमारे महान हस्ती का, हमारे इस महान व्यक्तित्व का। अंबिका बहन जी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वर्तमान में टाइम्स ऑफ इंडिया के नेशनल ब्यूरो का एक हिस्सा है। आपने इस वर्ष पूर्व अपना जर्नलिस्ट शुरू किया मिड डे नमक पत्रिका के साथ। उसके बाद आपने एशियन के साथ भी काम किया और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ आप वर्ष 2005 से जुड़ी हुई हैं और अपने विविध समाज लेकर राजनीति तक कई लेख लिखे हैं। आपने कलम की शक्ति से अनेक को प्रेरणा दी है, दिशा दिखाई है। और वैसे भी कहा जाता है कि तलवार की शक्ति से भी अधिक शक्ति कलम में है। तो वो अंबिका बहन हमारी उस चीज का साक्षात प्रमाण है कि कैसे इन्होंने की शक्ति के द्वारा अनेक व्यक्तियों को, माताओं को, बहनों को, पुरुषों को भी मार्गदर्शन कर रही हैं। ये जैसे कि इन्होंने अपने जीवन का मिशन बनाया हुआ है। और आपके इस सराहनीय प्रयासों के लिए अंबिका बहन जी को कई सम्मान और प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया है, जैसे कि जिसमें कुछ मेन है नेशनल मीडिया अवार्ड दीदी को 2 मिला हुआ है, एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म फॉर सोशल जस्टिस अवार्ड मिला हुआ है, को नेशनल फाउंडेशन फॉर फेलोशिप की गई, गर्व का विषय। पिछली दीदी ने अपने स्वयं की याद के द्वारा, अपने जीवन की याद के द्वारा हमें लिया था, दिशा दिखाई थी। और हमने सोचा दीदी जो मीडिया से जुड़ी हैं वो जो कॉमन प्रचलन में है डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की बात हो है, क्योंकि समाज में कोई जो साइंस का प्रयोग होता है तो उसके साथ फायदे के साथ साथ कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी चला आता है। तो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, मल्टीमीडिया हो, जितने भी मीडिया के टाइप्स हैं, तो उसमें बहुत सारे फायदे तो हैं हमें, लेकिन कहीं ना कहीं उन नुकसानों का भी आज की खास तौर पर युवा पीढ़ी को जो नुकसान जो हम करते हैं एज आध्यात्मिक यात्रा हम कर रहे हैं, तो उसमें हमें साफ नजर आता है कि हमारी जो एक युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं लिमिट होती जा रही है। तो मैं अब आपके और बाकी हमारे दर्शकों और ऑडियंस के बीच में ज्यादा समय ना लेके आपसे निवेदन करूंगा कि जो डिजिटल टॉक्सिफिकेशन की जो बात है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और हम सभी को मार्गदर्शन दें। ओम शांति सभी को जो जुड़े हैं। और भाई जी बहुत ही आपने लंबा चौड़ा परिचय दिया, पर मैं एक बहुत ही साधारण सी बाबा की बच्ची हूँ और सीख रहे हैं, रोज नई चीज सीखते हैं। तो धन्यवाद आपने फिर बुलाया। मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि उस दिन जब मैं जुड़ी तो कुछ लोगों को सुनने में जो भी मैंने शेयर करा उसकी यूटिलिटी लगी, तो इसीलिए जब दीदी ने कहा कि आप फिर बात करें तो हमने कहा कि क्यों ना डिजिटल डिटॉक्स पे बात की जाए। और मतलब आप जिस तरह से इस सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, हमारी अप्रोच थोड़ी अलग होगी, तो वो जानना जरूरी है, क्योंकि हम तो दिन भर डिजिटल में ही हैं। तो हम कैसे डिटॉक्स को लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? क्लियरली आ रही है? हाँ जी। पहले डिटॉक्स से पहले मैं कुछ 5 मिनट आप लोगों को कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, जिसमें ये मैं बताना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है। मतलब हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, हम सब जुड़े हुए हैं इस समय, टेक्नोलॉजी की वजह से ही जुड़े हुए हैं इस समय जो कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन एक बड़े स्तर पे कैसे डिजिटल मीडिया ने पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं ना, एक रेवोल्यूशन सी आ गई है, और उसी की वजह से हमारे जीवन भी काफी हद तक बदल गए हैं। तो मैं हमारी ही संस्था का उदाहरण देते हुए आपको बताती हूँ कि कितना जरूरी है। एक तरफ जहां हमें डिटॉक्स के बारे में तो बात करनी है, लेकिन ये भी हमें और ये सबके लिए है, ये जरूरी नहीं है कि आप मीडिया में हैं या आप
बीके हैं या आप कहीं भी हैं, मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। जहां भी ये कहा जाता है कि आप उसी तरह चलते रहिए जैसे पहले चल रहा था, वो सही नहीं है। ये मेरा मानना इसलिए क्योंकि मैं ये फील करती हूँ कि जब कोई चीज नई आती है, हम अगर उसे समझ लेते हैं तो हमें उसके फायदे और नुकसान दोनों पता लग जाते हैं। अगर हम उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते तो अक्सर जो मिसयूज कर रहा होता है, हम वो समझ ही नहीं पाते वो कैसे मिसयूज कर रहा है, और हम खुद बहुत हद तक उसके पॉजिटिव यूजेस नहीं जान पाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि जिस संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन पे बहुत फोकस रहता है। तो मुझे याद है कि 2004-5 के बाद से, तब इतना उस समय ऑनलाइन मीडिया का नहीं था, लेकिन हम सब लोगों को धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ ले जाया जा रहा था, और हम सोचते थे कि क्यों हमें इतना इंसिस्ट करा जाता है कि हम ऑनलाइन पे काम करें जब कोई पढ़ने वाला ही नहीं है ऑनलाइन। लेकिन जिस समय पैंडेमिक आया, जब 2020 की बात कर रहे हैं हम, आपने देखा अचानक से सारी दुनिया इंटरनेट की तरफ मुड़ गई। और तब वो जो दीदी ने अभी डेवलपमेंट की बात की कि हम ट्रैफिक में फंसे हैं, लेकिन ये नजरिया है कि हम ट्रैफिक देखेंगे या हम सोचेंगे चलिए फ्लाईओवर बन रहा है, डेवलपमेंट आ रही है, इसलिए हम आगे चलते रहें। तो वही चीज हमने तब रियलाइज करी कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ, हमें 1 घंटा क्या 1 मिनट भी नहीं लगा अपनी, और हम यहाँ बात करते हैं लाखों एडिशंस की, आप सबके घर अखबार अगले दिन पहुंचा। आपके घर अखबार तब से लेकर अब तक पहुंच रहे हैं। वो कैसे पहुंच रहे हैं? जब हमारे दफ्तर बंद हैं, हम घरों से काम कर रहे हैं, हमारी प्रिंटिंग प्रेस भी चल रही है, हमारा पेपर भी निकल रहा है। कैसे हो रहा है ये सब? ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमको साथ साथ अपग्रेड किया गया। नहीं तो आप सोच सकते हैं क्या होता उस दिन अगर हम में से किसी को, ये सिर्फ कंप्यूटर चलाने तक की बात नहीं है, ये पूरा एक प्रतिक्रिया है कि अखबार, आप जो स्टोरी लिख रहे हैं वो ऑनलाइन मैकेनिज्म से ही, जो पेज मेकर है वो उस तक पहुंच रहा है, पेज मेकर उसको बना के पेज पे डाल रहा है, पेज पे डालने के बाद वो प्रिंटिंग प्रेस में ऑनलाइन जा रहा है और आप तक अखबार पहुंच रहा है। तो ये तो एक छोटा सा पॉजिटिव उदाहरण जो एक लार्ज स्केल पे कैसे हम ओवरनाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा पाए, वो तभी पॉसिबल था क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, हम टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं और हम टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट। तो ये तो एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है। एक और पॉजिटिव एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि आप लोगों ने शायद सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे बीकेज आप लोगों ने फटाफट संस्थाएं ऑनलाइन, यूट्यूब चैनल्स हो गए, फेसबुक पे सब दीदी हर सेंटर से सब लोग जुड़ने लग गए। अब आज की डेट में ये एक वे ऑफ लाइफ हो गया है, जहां पर आप सेशन, फिजिकल सेशन भी होल्ड करते हैं, ऑनलाइन भी होल्ड करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगी, और ये मैं एक अंदर का पर्सपेक्टिव आपको दे रही हूँ। 25 मार्च का, जिस दिन लॉकडाउन लगा 12 बजे, हमारी तो चलिए संस्थाएं इक्विप्ड थी, हम अगले दिन सुबह से काम में जुट गए। पर आपको मैं बता नहीं सकती कि जो एनजीओ सेक्टर है और जो आम आदमी था जिसके घर के बाहर अब उसने अंदर से बंद कर लिया अपने आप को, वो टीवी ही देख रहे हैं और उसके पास कोई तरीका नहीं है। जिस तरह से एनजीओ सेक्टर्स ने मीडिया को इस्तेमाल करा, और मैं यहाँ बात कर रही हूँ सोशल मीडिया का, जिसको ज्यादातर धिक्कारा जाता है कि अरे ये तो बेकार है, यहाँ तो सिर्फ पॉलिटिक्स होता है, यहाँ तो सिर्फ बहुत ही छोटी बातें होती हैं, कोई लॉजिक नहीं है। किस तरह से फेसबुक, किस तरह से इंस्टाग्राम, किस तरह से ट्विटर का लोगों ने इस्तेमाल करके, आप लोगों ने देखा होगा कितने लोगों ने जो ये खबरें आपको मिली कि यहाँ ये बीमार है, यहाँ इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सिलेंडर की जरूरत है, यहाँ पे खाना नहीं पहुंच रहा है, ये सारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आम लोगों ने, मतलब जो सिटीजन जर्नलिस्ट जिसको कहते हैं,
हम लोगों का तो काम है, लेकिन आप जैसे लोग जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे, कैसे उन्होंने फटाफट एक फोन, अपने फोन को अपना, जिसको कहते हैं तलवार, अभी भाई जी बात कर रहे थे कि पेन हमारी तलवार है, लेकिन हमने इस पूरे 2020 से अभी तक के समय में देखा कि कैसे लोगों ने अपने घर बैठे अपने अपने फोन्स को वो तलवार और वो ढाल बनाया, क्या कह रहे हो? जहाँ पर नहीं, मुझे सुनाई नहीं दी। हाँ, बीच में कुछ सुनाई दे रही है आपको मेरी आवाज? हाँ जी, आ रही है। तो किस तरह से लोगों ने, जैसे हम अपने पेन की ढाल और तलवार बनाते हैं, कैसे लोगों ने इसका इस्तेमाल करके, कैसे लोगों ने यूज किया, और किस किस तरह से लोग हम तक पहुंचे, कितनी खबरें हम लोगों ने करी इसी वजह से, क्योंकि लोगों ने हमें सोशल मीडिया से कांटेक्ट करा, लोगों ने हमें, जैसे आप पहले चिट्ठियां लिखते थे, ईमेल लिखते थे, हमें ट्विटर के थ्रू कितनी जानकारी मिली और कितना कुछ हम लिख पाए। एक उदाहरण दूंगी कि कैसे हम लोगों ने ये रैन बसेरा होते हैं गरीब लोगों के लिए, जो होमलेस लोग हैं, और वहां पर खाना नहीं पहुंच रहा था और वहां आग लग गई, और वहां आग लगने की वजह से लोगों तक जब खाना नहीं पहुंचा तो किसी को भी नहीं पता था। आप सोच सकते हैं यमुना के किनारे किसको पता लगेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्विटर, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया में वो तस्वीरें मिली, हमें वो पता लगा, हमने उस बारे में लिखा, और अगले दिन सरकारी जो जितना भी रिक्वायरमेंट्स थी वो वहां तक पहुंची। तो ये तो एक ओवरव्यू है कि टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है और कितना इसका इम्पोर्टेंस है, और किस तरह से इसने हमें 2 साल में खासकर इक्विप करा है। 2 उदाहरण थोड़े से सैड दूंगी आपको, जिससे जहां से हमारी डिटॉक्स की बात शुरू होगी। युवाओं को लेकर, जैसे दीदी भी युवाओं के साथ काम कर रही हैं, और आप लोग सेंटर पे भी देखते हैं जो यंग लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। 2 उदाहरण दूंगी कि कैसे जो एक जनरेशन गैप है, जो टेक्नोलॉजी, क्यों मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। एक केस था जो अखबारों में भी आया, लेकिन मैं उनको पर्सनली जानती थी, उस फैमिली के किसी मेंबर को। गुड़गांव का केस था ये, और इशू क्या था कि माँ बाप ड्राइंग रूम में बैठे हैं और थोड़ी देर बाद पता लगता है कि बच्चा बालकनी से कूद गया और उसने जान दे। माँ बाप को सिर्फ मतलब रिफ्लेक्शन सिर्फ इतना है कि उनको ये पता लगता है कि बच्चा कूद गया, और वो नीचे जाते हैं, द सन हैज डाइड। 17-18 साल का बच्चा था ये। जब पूरी स्टोरी निकल के आती है तो मैं आपको ये, इससे पता लगता है कि कितना ज्यादा सोशल मीडिया का लोगों पे असर है। और क्योंकि हम लोग, या हमसे और उम्र में बड़े, या हमसे उम्र, हमारी उम्र के लोग ये समझते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी हमें नहीं समझ, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो इसको एक तरह से जीवन में धारण कर रही है। कहानी ये निकल के आई कि किसी ने, लड़की ने उस लड़के के ऊपर इल्जाम लगाया, और वो बहुत दिनों से चल रहा था इल्जाम लगाना, और जो भी खींचातानी, जिसको हम बुलिंग कहते हैं कॉमन भाषा में। और उस समय जब वो कमरे में खाना खा के गया तो वो बुलिंग उस हद तक पहुंच गई कि उसने उस पर कुछ बहुत ही बड़ा इल्जाम, मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पे कि वो लड़के को लगा कि अगर मेरे माँ बाप को पता लगा तो क्या होगा। माँ बाप बाहर बैठे हैं, बच्चा अंदर बैठा है, खाना खाने के और कमरे में जाने के बीच की बात है ये। और कमरे में वो अंदर गया है, वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स से चैट कर रहा है। उसके फ्रेंड्स कह रहे हैं कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं, मिल के बात करेंगे। और उसने वहां लास्ट मैसेज शायद कुछ इस अंदाज में लिखा कि इट इज नाउ ऑल ओवर। तो जो उसका दोस्त सामने वाली बिल्डिंग में रहता था, उसको लगा कि उसके माँ बाप को बताना चाहिए कि कुछ होने वाला है। पर जितनी देर में उसने फोन करा और जितनी देर में माँ बाप ने फोन उठाया, उतनी देर में वो लड़का कूद गया, उसने अपनी जान दे दी। ये एक बहुत मेजर न्यूज केस बना। ऑब्वियसली वो केस अलग इशू है, लेकिन जो जिन्होंने मुझे कांटेक्ट करा, उनका मेरे को जो हमेशा याद रहेगा, उनका मैसेज ये था कि मैं इसलिए आप तक पहुंची हूँ ताकि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ।
सो मैं आपको ये बात इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत जाने बची हैं और बहुत जाने बचती रहेंगी अलग अलग सिचुएशंस में। मैंने लास्ट टाइम अपनी ही पूरी स्टोरी बताई थी, तो वो रिपीट करना तो अभी मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये रिकॉग्नाइज कर पाना, अक्सर हम जब बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी से दूर रहिए। बात जो होनी जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो बीकेएस की क्लास हो, कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये जब आप पूछेंगे सवाल तो आपको समझ आने लगेगा कि कितना आप पहले तो एडिक्टेड हैं। डिटॉक्सिफिकेशन बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन। जैसे ड्रग एडिक्शन होता है, उसको ड्रग एडिक्ट कभी नहीं मानता कि वो ड्रग एडिक्ट है जब तक वो मरने तक नहीं पहुंच जाता। अल्कोहलिक कभी नहीं कहता, वो तो कहता मैं तो 2 ही ड्रिंक्स लेता हूँ, कभी कभी 3 ले लेता हूँ, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि मैं एडिक्टेड हूँ। एडिक्शन पहचानने के लिए आपको ये समझना होगा दैट डिजिटल एडिक्शन इज ऑल्सो एग्जैक्टली लाइक अल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज। जब आप ड्रग अब्यूज और अल्कोहलिज्म के बराबर इस एडिक्शन को मानने लगेंगे, तब आप समझने लगेंगे और वो बात शुरू होगी एक दूसरे से बात करके। ज्यादातर हम देखते हैं बड़े कभी बच्चों से नहीं पूछते, अच्छा इंस्टाग्राम पे तुम क्या देखते हो, मुझे भी सिखा दो, या यूट्यूब कैसे खोलते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाया जाता है। जब आप ये सब सवाल पूछने शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बच्चा या एडल्ट भी, अब आजकल तो एडल्ट्स भी आप सभी देखते हैं, खाना खा रहे हैं तो फोन पे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से रेसिपी देख रहे हैं, कोई बैठ के प्रोग्राम देख रहा है वहां पे। तो आप कितने घंटे स्पेंड कर रहे हैं इन चीजों पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और भी बहुत तरह के सोशल मीडिया डिजिटल फैक्टर्स हैं। टेलीविजन तो बहुत पुरानी बात हो गई है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो आपका दिन का कितना टाइम इन चीजों पे जा रहा है, उसका एक एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। वो पारिवारिक बातचीत में होना जरूरी है, जहां पर हमें एक दूसरे को रोकना पड़ेगा। डिटॉक्स कहाँ से शुरू होता है? अगर आप सुबह उठते ही फोन उठा रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपके घर के अंदर एक दूसरे को, जिसको कहते हैं, हम कहते हैं अच्छा मत बोलो लड़ाई हो जाएगी, यहाँ लड़ाई की बात नहीं है। समझना पड़ेगा कि सुबह उठते ही जब आप फोन उठा लेते हैं तो आपका तो एडिक्शन वहीं से शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग सब एडिक्शन के रास्ते पे जा रहे हैं ऑलरेडी। तो जब हम ये मानेंगे, अगर आज हम इस क्लास में ये मान के चलें कि हम कहीं ना कहीं एडिक्टेड हैं, तो हम डिटॉक्स शुरू कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट प्लीज आप अपना समय निर्धारित करें। जैसे मैं अपना बताती हूँ, अब मेरा तो काम ही पत्रकारिता का है, व्हाट्सएप मैसेजेस भी सुबह आते हैं, फेसबुक पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, अखबार तो मुझे देखना ही है, लेकिन मैंने अपना टाइम फिक्स किया हुआ है कि मैं 1 घंटे बाद व्हाट्सएप पे जाऊंगी और देखूंगी कितने 200 मैसेजेस आए। उनमें से जो मैसेज मेरे लिए जरूरी है मैं सिर्फ वही पढ़ती हूँ, और बाकियों को मैं बहुत आराम से कह देती हूँ आई एम सॉरी, आई मिस। जब वो बात में अगर फिर से रिपीट लिखते हैं या कॉल करते हैं, आई एम सॉरी मैं बिजी थी, मैं अभी देख लूँ। तो कहीं ना कहीं आपको वो निर्धारित करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं ये, और ये कहते हैं नहीं ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, तो फिर आपके असली के जरूरी काम हमेशा छूट जाएंगे। दूसरी चीज जो डिटॉक्स के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज अपने फोन रात को सोने से पहले, ये मतलब मैं कोई नई बात नहीं बता रही, ये दीदी ने भी बोला होगा और उन्हें भी बोला होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज है ब्लू लाइट जो हमारे फोन्स की है, वो हमारी नींद को डिस्टर्ब कर देती है, हम उसके बाद सो नहीं पाते हैं। तो अगर आप सोने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले अपना फोन बंद कर देते हैं या उसको देखना बंद कर देते हैं, तो आपकी वो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। क्योंकि डीप स्लीप, अगर आजकल हम लोग सब वो वॉचेस यूज करते हैं ना, जो जिसमें आप अपनी स्लीप क्वालिटी देख सकते हैं, तो अगर आप वो पहन के रात को सोएं, और जो लोग पहनते हैं, तो आपको पता लगेगा। जैसे मैंने अपनी स्लीप मॉनिटर की और मेरे को बड़ी हैरानी हुई ये देख के कि मैं कितना कम सोती हूँ असल में। मुझे लगता है मैं सो रही होती हूँ, तो वो उसका एक बहुत बड़ा वजह ये था कि मैं 11 बजे तक रात को काम करती हूँ और लास्ट में फोन देख के सो रही होती हूँ। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये अवेयरनेस मुझे हुई तो मैंने उसका हल ढूंढना शुरू किया। तो इसीलिए पहली चीज, हम डिटॉक्स का ज्ञान दूसरों को देने से पहले ये समझें
कि डिटॉक्स शुरू करने के लिए वी हैव टू डिसाइड कि हम 1 घंटा होंगे व्हाट्सएप पे, आधा घंटा होंगे, 2 घंटे होंगे या होंगे ही नहीं। लेकिन ना होने से बेटर है कि आप अपना टाइम डिसाइड करें और उसको स्पेंड करें। सो फर्स्ट थिंग फॉर डिटॉक्स इज दिस। दूसरा, प्लीज कॉन्वर्सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग क्लास में ही नहीं, प्लीज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप कल से ही कोशिश करके देखिए अपने घर में जो यंग लोग हैं, जो बच्चे हैं खासकर, उनसे बात करिए कि क्या देखते हो तुम, मुझे भी बताओ। और अगर आपको कहीं भी महसूस हो कि बच्चा डर रहा है बताने से, तो उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वो अगर कुछ ऐसा कर रहा है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मेरी एक बहुत क्लोज दोस्त थी, उनका मुझे एक बार फोन आया, क्योंकि मैं चाइल्ड राइट्स पे लिखती हूँ तो उनको पता था कि मैं उनको जज नहीं करूंगी। उनकी बेटी इंस्टाग्राम पे थी और मदर ने जाके देखा कुछ कंटेंट जो कि सही नहीं था। अब आप बताइए, वो एक बहुत ही बड़े सीनियर ओहदे पे वो लेडी हैं और सब कुछ इक्विप्ड है, लेकिन वो अपनी बच्ची से ये बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी अपने जो जनरेशनल संस्कार होते हैं वो अलग होते हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल करा कि मैं इस केस में क्या करूं, क्योंकि अगर मैं उसको डायरेक्टली पूछूंगी तो हो सकता है वो नाराज हो जाए। अल्टीमेटली उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेकर पहले अपने दिमाग के अंदर उस बात को पूरी तरह समझा, फिर उन्होंने अपनी बेटी के साथ उस बात को अप्रोच करा और उस मामले का हल निकाला, क्योंकि वो निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन ये पहला चीज कहाँ से डिटॉक्स शुरू हुआ कि पहले मदर ने ये रियलाइज करा कि हमसे गलती हुई कि हमने बच्चे को छोड़ दिया इंटरनेट यूज करने के लिए। दूसरी बात, अब जब वो इतना यूज कर रहा है और उसके बाद उससे कुछ ऐसी आदत बन गई जो गलत है, अब उसको आप अगर एकदम से हटाएंगे तो वो कुछ भी करके उस तरफ जाएगा, लाइक अ ड्रग एडिक्ट। तो वहां पर आपको डी एडिक्शन के लिए जो प्रोसेस अपनाना पड़ा वो एक साइकोलॉजिस्ट के थ्रू अपनाना पड़ा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ब्रह्मा कुमारी एक ऐसी जगह है जो हम सबको अलग अलग लोगों से जोड़ती है, और यहाँ हम हर तरह की बात सुनने को तैयार रहते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि दीदी कोई भी बात को सुन के कभी उन्हें हैरानी होती होगी, क्योंकि बाबा के ज्ञान में तो यही है कि पहले हो चुका है और फुल स्टॉप लगाओ। तो जहां हो चुका है और फुल स्टॉप आ जाता है, वहां इमिडिएटली डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। तो मैं ये सब एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मतलब इसमें कोई भी चीज किताबी नहीं है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है डिजिटल मिसयूज की, खासकर यूथ का अब्यूज और बुलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बॉडी इमेज को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम क्या कपड़े पहने, हम क्या करें। आप यूट्यूब पे भी आ जाते हैं, जो भी पहन के हम लोग सब पहुंच जाते हैं, हम नहीं देखते। लेकिन यंगस्टर्स को ये बहुत मैटर करता है कि उनका फेस कैसा दिख रहा है, उन्होंने क्या पहना हुआ है। जैसे मेरे को याद है, मैं एक मॉल में गई थी अभी, बड़ी अजीब चीज हुई। मैं सीढ़ियों पे चढ़ी तो वहां पर 4 या 5 यंग बच्चे खड़े हुए थे, और उन 4-5 यंग बच्चों ने अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ था और बोल नहीं रहे थे, लेकिन लिप सिंक कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोल रहे हैं, मतलब वो रिकॉर्डिंग करने के लिए वो एक एक्टिंग कर रहे थे। असल में वहां कुछ नहीं हो रहा था, पर क्योंकि उनको वो रील बना के पोस्ट करनी थी इंस्टाग्राम पे, तो जैसे हम चीजों का इंतजार करते हैं कि कोई अच्छा मोमेंट होगा तो हम उसे बनाएंगे और फिर हम दिखाएंगे, उनको इतनी जरूरत थी कि हम इंटरनेट पे हों कि वहां कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो जैसे फिल्म की एक्टिंग होती है, वो वहां एक्टिंग करके वो फोटो डालने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं वो जब ऑब्जर्व कर रही थी तो उनको धिक्कार नहीं रही थी, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही थी, उनकी जो इंटरनल एडिक्शन और जरूरत है उसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो वो एक चीज बहुत जरूरी है, जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट चीज है डिटॉक्स के लिए। लास्ट थिंग मैं कंक्लूड करूंगी, सवाल अगर होंगे तो आप लोग पूछिएगा, कैसे हम इस्तेमाल करें एज बीकेस। तो संस्था ने बहुत ब्यूटीफुली इस्तेमाल किया है हर मीडियम को, फेसबुक, इंस्टाग्राम। हम लोगों को एक पल भी नहीं भूल पाते, हम हर समय मैसेजेस भी दिखते हैं और बहुत अच्छे से बिना किसी शोर के सब दिखता है। मेरा ये कहना है कि जैसे हमने पैंडेमिक में देखा, हर किसी को, पहली बात तो इनफैक्ट अगर आप कहेंगे तो हम एक दिन एक क्लास कर सकते हैं जिसमें इन टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज किया जाता है,
उस पे हम बात कर सकें। प्रैक्टिकल मतलब फिजिकली भी हम मिलके डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक पे कैसे कम्युनिटी ग्रुप्स कैसे बनते हैं, कैसे आप, जैसे अभी तो आपका सेंटर से आपको मैसेज आया, आप लाइव से जुड़ गए, लेकिन कैसे आप कम्युनिटी ग्रुप्स बना सकते हैं। सपोजिंग आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, सपोजिंग आपको लगता है कि नहीं मैं अपनी सेवा इस तरह करना चाहती हूँ कि जो बहनें हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस से अफेक्टेड है मेरी कॉलोनी में, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, कैसे करूं। अब आप किसी के घर जाके तो पूछेंगे नहीं कि आपकी पिटाई हो रही है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि आपने परिवार तोड़ने थोड़ी ना, आपने तो परिवार जोड़ने हैं। तो उस केस में ये कम्युनिटी ग्रुप्स इस तरह से बन सकते हैं कि अगर आप 10 लोग हैं, 10 लोगों की एक ग्रुप बन सकता है, जिसमें अगर एक डॉक्टर है या एक पत्रकार है या एक वकील है, वो जुड़ के ग्रुप बना सकते हैं कि भाई अगर हमारे ही जानकारी के लोगों में किसी को ये समस्या है तो आप हम तक पहुंचिए। उसके थ्रू सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और कैसे धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ सकती है, आप उस पर लिख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी हमने देखा है, जैसे आपका एडमिन ड्रिवन ग्रुप्स है, जो नॉन कम्युनिकेटिव ग्रुप्स हैं, जिसमें आप सिर्फ इंफॉर्मेशन डालते हैं कि ये कार्यक्रम 8 बजे होगा, लेकिन लोग उसमें जवाब नहीं दे पाते। लेकिन ऐसा भी ग्रुप्स हो सकते हैं जहाँ पे आप इंटरैक्टिव रखें, लेकिन उसमें लिमिट रखें कि भाई यही लोग होंगे इस ग्रुप में और इस ग्रुप में यही बातचीत होगी, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस नहीं होंगे इसके अंदर, और बहुत शालीनता से ये मैसेज आराम से कन्वे किया जा सकता है। तो इस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है, बहुत ही पर्पसफुली हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद अपना फेसबुक, और मैं कभी पहले इतना ज्यादा नहीं थी फेसबुक पे, अब मैं बहुत रेगुलरली हूँ। वो इस वजह से हूँ क्योंकि मैंने पैंडेमिक में देखा कि बहुत सारे लोग बहुत अकेले हो गए थे, घर में ही बात करने के लिए लोग नहीं। तो जब हमारे जैसे लोग जो फील्ड में हैं, जो सामने देख रहे हैं बाहर क्या हो रहा है, जब वो उन कहानियों को डालने लगे, मतलब मैंने अपने बारे में नहीं लिखना शुरू कर दिया, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उनको मैंने छोटी छोटी पोस्ट बना के फेसबुक पे डालना शुरू किया, और मुझे रियलाइज हुआ कि 2 4 5 महीनों के बाद बहुत सारे लोग उससे बेनिफिट कर रहे हैं। मैंने वो चीज कंटिन्यूड रखी, और जो चीजें मैं करती हूँ या जो मैं सीखती हूँ या जो मैं जैसे कहीं भी होता है, तो एज इंडिविजुअल्स, मतलब पत्रकारिता तो आप एक अलग लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन अगर जो जानकारी मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर रही, तो फिर मेरे होने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये एक सम टोटल में है। एक बारी मैं बोल गई हूँ, अगर किसी को कुछ लगा हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। बाद में भी अगर आप कोई मतलब मैं ऑफर कर रही हूँ दीदी को, अगर किसी भी स्टेज पे, चाहे सेंटर पे, चाहे किसी और, हम लोग पूरा एक वर्कशॉप कर सकते हैं जहाँ पर हम इन मीडियम्स को कैसे जेन्युइनली इस्तेमाल करें। हम वो इनफैक्ट मैं ये महसूस करती हूँ कि लिखना हर एक के लिए पॉसिबल है। मतलब ये चीज थोड़ी अजीब लगती है बहुत लोगों को, लेकिन मैं बहुत वर्कशॉप्स करती हूँ स्लम्स में छोटे बच्चों के साथ, और आप मानेंगे नहीं इतनी सुंदर कहानियां लिखते हैं 3 4 वर्कशॉप्स के बाद वो, इस तरह से, क्योंकि राइटिंग इज स्पिरिचुअल। मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमें उसके लिए लेखक होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने को ढूंढने की जरूरत है। और जब हम लिखने का जो एक्सरसाइज करते हैं, मैंने देखा है बच्चे रो पड़े हैं कि हम लिख नहीं पा रहे, उनको राइटिंग से प्यार नहीं है, लेकिन सडनली प्यार हो गया कि मेरे को तो लिखना है। जब लिखना है, जब ये जज्बा आता है, तो फिर जब आप बात करने लगते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, तो लोग इतनी सुंदर सुंदर कहानियां अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने कॉलोनीज के बारे में, जैसे पेंटिंग करते हैं उस तरह से लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख पाते हैं। तो आई थिंक मीडिया, राइटिंग, एक्सप्रेशन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इन सब की एक वैल्यू है जो अपने आप में कैथारसिस जनरेट करती है। जब आप पिक्चर्स खींचते हैं, जब आप लिखते हैं, तो आपके अंदर की बहुत सारी भावनाएं भी उससे रिजॉल्व होती हैं। मेरे लिए राइटिंग इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस। सो ये एक मीडिया का एक पूरा एक जज्बा है जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ और 22 साल से कर रही हूँ, और जो मैं फील करती हूँ वही आपसे शेयर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हम कहते हैं धन्यवाद, आपने बड़े समय में हमें पॉजिटिव जो हम पॉजिटिव
पॉजिटिविटी सबको पता है हो रहा है और लोग कर रहे हैं, बट इसके कई जो आपने बताया कि भाई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वास्तव में हमें आज को लगा कि भाई इस पैंडेमिक में भी न्यूज़पेपर तो आ रहा था। अब पीछे की कहानी क्या है वो आपने बड़ा क्लियरली बता दी। एक्चुअली रहा था तो इसलिए सोचा ही नहीं कि आ रहा है, ठीक है आ रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज क्या है वो आपने अच्छे ढंग से बताया। साथ में जो डिजिटल डीड्स के लिए आपने हमें टिप्स दिए हैं कि अपना टाइम चेक करें, वो हम मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम सुन रहे हैं देख रहे हैं श्रोता, तो इस चीज को जरूर फॉलो करेंगे कि अपना जो डिजिटल टाइम हम फिक्स कर लें, चाहे मॉर्निंग इवनिंग 1 आवर के समय में जैसे भी है। और विशेष तौर पर सोने से पहले तो वास्तव में मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर हम मोबाइल के साथ बात करते करते या उसके चैट करते करते सोते हैं तो नींद का हम ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि नींद का अनुभव अलग होता है। और फोन दूर होता है आधा घंटा 1 घंटा पहले वो नींद है तो उसका जो एक्सपीरियंस है स्लीप का वो अलग होता है। तो बहुत छोटे से समय में आपने बहुत चीजें बता दी। और जो एक आपने कंसेप्ट कम्युनिटी कंसेप्ट वो मेरे लिए एक नई चीज है। मेरे को लगता है हम में से जो भी सुन रहे हैं काफी लोगों ने इस चीज को नहीं, इस बारे में नहीं सोचा होगा कि हम सोशल मीडिया को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि कम्युनिटी ग्रुप बना लिया जाए जिसमें हर तरह के लोग हों और एक दूसरे की सहायता करने का बहुत बड़ा माध्यम ये बन सकता है। तो दीदी अभी थोड़ा सा समय कम है, फिर भी कुछ जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करके निकाले थे वो एक दो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आजकल देखा है कि जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं तो बड़ी जल्दी एक दूसरे को ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं, फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा प्रिकॉशंस भी लेने की जरूरत है कहीं हम अपने आप को फंसा ना लें इन चीजों से? कोई इसका लीगल व्यू भी है आपको? मतलब कि हम जैसे है ना कि बड़ा इनोसेंट वे में आया और हमने इस चीज को कोई इन्फॉर्मेशन आई और उसको हमने पास ऑन कर दिया, तो ऐसा कुछ इसका लीगल या इसको जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर हम किसी से शेयर कर ले उसका कुछ अगर आप बता पाए तो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही पूछा और इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है, प्लीज व्हाट्सएप फॉरवर्ड ना करें बिल्कुल भी। मतलब मैं ये किसी कंफ्यूजन से नहीं बोल रही हूँ, ये मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ कि जब तक आपको ये ना पता हो कि जिसने भेजा है उसी ने लिखा है ये सोर्स, व्हाट आई मीन इज सोर्स ऑफ व्हाट्सएप। मैं अपने घर में अपनी मदर को या किसी को किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी नहीं करने देती हूँ जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट ग्रुप इज नॉट नोन टू हर। किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप को, फेसबुक ग्रुप को, ट्विटर ग्रुप को ना ज्वाइन करिए जहां आप उस आदमी को खुद से ना जानते। तो पहली चीज ये। दूसरा, फॉरवर्ड क्यों ना करें उसका मैं वजह बताती हूँ, लीगल आपको बताती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा पॉलिटिकली मोटिवेटेड व्हाट्सएप्स आते हैं काफी सारे, वो हम जो हमारे बिलीफ सिस्टम होता है उस हिसाब से हम उनको फॉरवर्ड कर देते हैं कि चलो भाई ये मेरे को लगा सही बोल रहे हैं, आपने आगे भेज दिया। सपोजिंग उसकी वजह से कल को कोई रायट हो जाता है उस व्हाट्सएप मैसेज की वजह से, या उस व्हाट्सएप मैसेज की वजह से पता लगता है कि उसमें इंफॉर्मेशन ही गलत थी और जिनके बारे में लिखा गया वो कल को कोई केस कर देते हैं उस आदमी के खिलाफ, क्योंकि लीगली व्हाट्सएप मैसेजेस आर ट्रेसेबल। मतलब अगर पुलिस या कोई एजेंसी केस में हैंडल करेगी तो वो शायद उसे ट्रेस कर पाएंगे। अगर उस पूरे लिंकेज में आप कहीं आ जाते हैं तो उसमें आने का कोई मतलब, इसमें कोई ना आपको फायदा है ना नुकसान है। नुकसान ये जरूर है कि आप उस पूरे प्रोसेस को, जिसको कहते हैं ना अफवाह फैलाने में, किसी की मदद कर रहे हैं। आपने सुना होगा वायरल हो गया ये मैसेज, लाखों करोड़ों तक पहुंच गया, तो आप भी उस फालतू की चीज के एक कण बन जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब हमें पूरी नॉलेज नहीं होती है हर चीज की, या तो आप एक्सपर्ट हो किसी सब्जेक्ट के, भाई आपको पता ही है कि ये चीज जो अंबिका बोल रही है, जैसे मैं जो बोल रही हूँ, वो बिल्कुल आप 100% आप मेरे पे विश्वास करते हैं कि नहीं इन्होंने तो जो बोल दिया बस वो आखिरी चीज है, तब तो आप जरूर भेजिए, ताकि कल को अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहे नहीं जी ये इन्होंने बोला और ये बिल्कुल सही बोलते हैं, इन्होंने तो कभी गलत ही नहीं बोला। लेकिन आप प्लीज फॉरवर्ड्स को फॉरवर्ड करने से पहले 4 बार सोचिए।
कई बार ऐसा हुआ है, मैंने अपने फैमिली ग्रुप में भी ऐसा होते हुए देखा, और ये सोच के नहीं चुप रही कि मेरे से बहुत बड़े हैं, उनकी बेइज्जती हो जाएगी या उनको बुरा लग जाएगा। शालीन रहिए, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दो बार ही ऐसा हुआ कि जो मैसेज भेजा गया मेडिकल, आपने देखा होगा कई बड़े लोग इलाजों के मैसेज भेजते हैं कि ये खा लो तो ये हो जाएगा, वो पी लो तो उससे, ये पैंडेमिक में बहुत हो रहा था, और मैं कोविड पे लिखती हूँ, तो जो 4 चीजें उस मैसेज में लिखी थी उसमें 2 एक्चुअली नुकसानकारी थी। तो मैंने इमिडिएटली उनको फोन करा, मैंने कहा आप इसको डिलीट करिए, और जिन्होंने आपको भेजा है उनको भी कहिए डिलीट करें। उन्होंने कहा ये तो हमारे सारी कॉलोनी के ग्रुप पे चल रहा है। मैंने कहा अगर एक भी आदमी ने दवाई खा ली ना, उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बिना रिकमेंडेशन के दवाइयां नहीं खानी। तो इसलिए प्लीज, मतलब खासकर हेल्थ, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये मैसेजेस आप मत भेजिए, क्योंकि आपको अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप उस चीज के उसमें मत पड़िए, उसमें प्रॉब्लम होने का चांस जरूरी है। तो इसलिए मैंने स्ट्रेट अवे आपको कहा, डोंट फॉरवर्ड मैसेजेस एवर। दूसरा, उसमें एक चीज और मैं आई कंक्लूड, जब आप कोई भी मैसेज भेजते हैं उसमें कंटेंट में अगर कोई फोटो है तो खास कर मत भेजिए, क्योंकि क्या है कि अगर कोई बच्चे की फोटोग्राफ है या महिला की फोटोग्राफ है, आपके अगेंस्ट डेफेमेशन का केस हो सकता है अगर किसी का कुछ उसमें मामला अटका हुआ है। तो फोटोज, वीडियोस, ऐसे मैसेजेस तो बिल्कुल ही नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि और अपने फैमिली के, प्लीज कभी भी सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली के बच्चों की फोटोज बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि ये शायद आप नहीं जानते होंगे, निकमेक करके बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट की स्टडी करती है। बहुत बारी आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, अब तो खैर कम होता है क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत चेक्स आ गए हैं, लेकिन उन फोटोज को अगर आपने वो सिक्योरिटी सेटिंग्स नहीं की हुई है या आपको इतना नहीं आता है, तो कोई भी हैक करके अगर आपकी फोटोज निकाल लेता है तो उन फोटोज का मिसयूज हो सकता है। तो खास कर प्लीज बच्चों की कभी फोटोज मत डालिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, बिल्कुल बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए बच्चों की फोटोग्राफ्स। और फैमिली की भी उतनी ही फोटो डालिए, जैसे आप देखते हैं आजकल लोग हर तरह की फोटो डाल रहे हैं, मतलब खाना खाने गए तो फोटो डाल रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे कि मैं आपकी फीड में जाकर वो सारी फोटो देख सकती हूँ, आपकी पूरी कहानी रिकंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अगर आपको पता है कि यही 5 लोग देख रहे हैं तब तो ठीक है, पर अगर 200, 400, 1000 लोग वो देख रहे हैं तो प्लीज बी अवेयर कि वो फोटो कहाँ कहाँ देखी जा रही है और उससे क्या मतलब निकाला जा रहा है। आप पब्लिक डोमेन में क्यों होना चाहते हैं अगर आप पब्लिक पर्सनालिटी नहीं है? एक फिल्म स्टार का पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होना अलग बात है, आपका और मेरा एक अननोन बंदे के सामने अपनी लाइफ को प्रेजेंट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग अपने बच्चों से बात कीजिए, क्योंकि आपको रियली नहीं पता कि उन्होंने वो सिक्योरिटी सेटिंग्स लगा रखी है या नहीं लगा रखी। ये ऐसी जिम्मेदारी है भाई जी और दीदी के, जैसे अभी कोई घर जाए, आप इसके बाद जाएंगे तो पूछेंगे ना आपने खाना खाया नहीं खाया, वो वाली बात आ गई है। टेक्नोलॉजी अब इस तरह की चीज नहीं रही जिसको हम सोचें कि ये तो बस फोन के अंदर है, ये जीवन हो गया है एक तरह से। तो यहाँ बातचीत होना बहुत जरूरी है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स है यहाँ। भाई ये मेरा जवाब है। ठीक है दीदी, बहुत ही थैंक यू। बहुत अलग प्रश्नों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन समय सीमा को हमें ध्यान में रखते हुए सेशन को यहीं कंक्लूड करा। लेकिन ये जो आपने टिप दिया मैं सभी को एक बार रिपीट कर, कि पब्लिक डोमेन में ना जाए अगर आप पब्लिक लाइफ आपकी नहीं है, अगर आप पब्लिक फिगर हैं, कई ना चीजों का नुकसान हो सकता है और इसका भुगतान भी भुगत पड़ते हैं। तो अंत में सेशन को कंक्लूड करते हुए मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का सेशन हमारा परमात्मा की याद का जो है उस फाइनल सेशन को मेडिटेशन को लें और हमें बहुत ही मीठी मीठी बाबा की याद में स्थित करते हैं। पूर्णिमा दीदी। ओम शांति। सभी को मेरी आवाज आ रही? पूर्णिमा यहाँ पर सभी को आवाज आ रही? विवेक भाई जी? हाँ जी, हाँ दीदी आ रही है। आवाज आ रही? रूपा दीदी हैं? रूपा दीदी को आवाज आ रही? आवाज आ रही है ना? आ रही है जी, आवाज आ रही है। जी 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 जी। ओम शांति। आप सभी अभी कुछ पल के लिए
कुछ यहाँ पर नए भी जुड़े हुए होंगे, पुराने तो हैं ही। कुछ पल के लिए बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठेंगे। अभी हम जो योग साधना में हम जो बैठेंगे, परमात्मा याद में बैठेंगे, क्योंकि अभी अभी हम इतनी सारी बातें सुन रहे थे कि कैसे क्या क्या नेगेटिविटीज हो सकती हैं, बात का बतंगड़ भी हो सकता है, कितना ना क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अभी हम बहुत अवेयरनेस के साथ परमात्मा शक्ति की अनुभूति भी करेंगे, और इसमें हम आप सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे। थोड़े समय के लिए अपने हाथ में जो भी कोई पेन है, पेपर है, कोई वस्तु है, उसको साइड में रखिए। कंप्लीट रिलैक्स होकर के बैठेंगे। संपूर्ण ध्यान अपने इस शरीर को रिलैक्स रखें। पैरों की उंगलियों से लेकर के शरीर के सारे अंग कंप्लीट रिलैक्स हो रहे हैं। कंप्लीट रिलैक्स। संपूर्ण ध्यान मस्तक के बीच में। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी हूं। मस्तक के बीच में महसूस करें, मैं एक आत्मा सितारा मस्तक के बीच में चमक रही हूं। आज मेरे अंदर की जितने भी कमी कमजोरियां हैं, मेरे शरीर के अंग अंग से निकलकर काले रंग के धुएं के समान निकलकर समाप्त होती जा रही है। शरीर के अंग अंग में रहने वाली देह अभिमान या बॉडी कॉन्शियसनेस इससे निकल करके समाप्त होती जा रही। मेरे मन में जो नेगेटिविटीज हैं समाप्त होती जा रही है। मैं बहुत कंप्लीट रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। मेरा मन सुमन बनता जा रहा है। आज से मेरा जो जीवन है बहुत ही सुंदर, शक्तिशाली, श्रेष्ठ बनने वाला है। परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम गॉड है, तो परमात्मा पिता बिल्कुल मेरे सामने है, जैसे सूर्य के समान मेरे सामने है और मुझे सर्व शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। और मैं पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी सर्व नेगेटिव एनर्जी से मुक्त होकर के पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होती जा रही। मेरा जीवन खुशियों से भर रहा है, क्योंकि मैं अपने वास्तविक स्वरूप, मेरा निज स्वरूप, बिंदु स्वरूप में स्थित हो चुकी हूँ। मेरा स्वस्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट, मैं पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी, मैं एक ऐसी सुंदर दुनिया में जाने वाली हूँ जहां पर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान
और शक्ति के सर्व गुणों से भरपूर रहूंगी। वाह मेरा जीवन, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे प्यारे पिता। जिस परमात्मा ने मुझे अपनाया है, मेरे जीवन को खुशियों से भरपूर कर दिया है। मेरा जीवन अच्छाई और सच्चाई से भरपूर है। यह दिव्य गुणों की शक्ति मेरे मस्तक से निकल निकल करके पूरे ही प्रकृति में, ब्रह्मांड में, समस्त विश्व की एक एक आत्माओं तक पहुंचती जा रही है। समस्त विश्व की एक एक आत्माएं एक एक गुणों से भरपूर होकर सुख शांति की अनुभूति कर रही है। सारा संसार दैवी गुणों से भरपूर है। ऐसा सुंदर स्वर्णिम युग, जो संपूर्ण स्वराज्य, जिसमें सुख ही सुख है। ऐसी सुंदर दुनिया यह बनती जा रही। प्रकृति के पांचों तत्व पवित्रमय बनते जा रहे हैं। जल तत्व संपूर्ण पावन, वायु संपूर्ण पावन, धरती संपूर्ण पावन सतो प्रधान, आकाश संपूर्ण पावन, अग्नि संपूर्ण पावन, पांचों तत्व बहुत ही पवित्र में सतो प्रधान अवस्था में पहुंच रहे हैं। वाह, प्यारे परमात्मा को पाने से मैं और मेरे साथी समस्त विश्व की आत्माएं और संपूर्ण प्रकृति, सारा ब्रह्मांड सतो प्रदान बनता जा रहा है। धन्य धन्य हो गई जिस परमात्मा ने मुझ आत्मा को सर्व गुण से, शक्तियों से भरपूर किया है। मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ प्यारे प्रभु का। मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ संपूर्ण विश्व की आत्माओं का। मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ मेरे परिवारजनों का। मैं दिल से शुक्रिया करती ये पहले के 4 सारे राइट के हूँ सभी आत्माओं का। समस्त आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने भी मुझे
जीवन में मदद किया, उसको भी शुक्रिया। जिसने भी मुझे दुख पहुंचाया, उसको भी शुक्रिया। उसने मुझे जीवन में कुछ सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। संपूर्ण प्रकृति शुक्रिया। अब धीरे धीरे आंखें खोलें, दोनों हाथ इस प्रकार रख करें। इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने आंखों पर रखें और महसूस करें कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा बन चुकी हूँ। और महसूस करें अपने वरदानी हस्त को अपने सिर पर रखें और महसूस करें कि मैं आत्मा परमात्मा छत्र छाया में हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विवेक भाई आपका म्यूटेड है। दोनों विभूतियों का उन्होंने दी। अम्बिका भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं शब्द के साथ आज हम लेते हैं और अगले विभूति नए प्रेरणाओं के लिए आप सब निमंत्रण। शांति टू ऑल। गुड नाइट। थैंक यू।